सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दालमंडी स्थित शब्बीर सफदर की आवाज से उठाया गया साठा का जुलूस। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात के 105वें संस्करण का आयोजन। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पटेल धर्मशाला में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राज्य समिति की हुई बैठक। और परंपरागत रूप से कार्तिक पूर्णिमा उदय तिथि 27 नवंबर सोमवार को होगा। देव दीपावली महोत्सव का आयोजन समितियों ने बैठक कर लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। दालमंडी स्थित शब्बीर सफदर की आवाज से साठा का जुलूस उठाया गया। रविवार को दालमंडी स्थित शब्बीर सफदर की आवाज से साठा का जुलूस उठाया गया। यह मुहर्रम का आखिरी जुलूस होता है। जुलूस में ताबूत अलम दुलदुल ऊंट पर अली असगर का झूला जनाबे सकीना का कपड़ा यह दिखाया जाता है। 28 रजब इस्लामी तारीख 60 हजरत इमाम हुसैन अली सलाम ने अपने पूरे परिवार के साथ मदीना छोड़कर करबला के लिए रवाना हुए थे। उसी वक्त का हकीम यजीद ने करबला में घेर कर हजरत इमाम हुसैन के पूरे कुनबे को करबला के सरजमीन पर शहीद कर दिया और हजरत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत देकर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। करबला के मैदान पर यह जुलूस दर्शाता है आज ही के दिन तमाम औरतें, बच्चे थे वह करबला से मदीने रवाना हो रहे हैं। यह जुलूस अंजुमन हैदरी बनारस अपने देखरेख में लेकर चलती है, जिसमें लियाकत अली, शराफत हुसैन और उनके साथी नोहा खानी करते। इसमें कई जगह मौलाना इरशाद अब्बास साहब अपनी तकरीर करते हैं। इस जुलूस में पूरे रास्ते भर लंगर चलता है। दालमंडी नई सड़क फाटक शेख सलीम काली महाल पितरकुंडा होते हुए फातमान पहुंचकर समाप्त होता है। यह जुलूस शाहिद हैदर हुसैन, अनवर काजिम, कार काजिम नदीम, अब्बास कमल राजा, सफदर राजा, अंजुमन हैदरी के सेक्रेटरी नायाब राजा, सदर मुर्तजा रामसी, समाज सेवी शकील अहमद जादूगर मौजूद रहे। काली महल जुलूस पहुंचने पर मौलाना नदीम असगर साहब अपनी बेतरतीब तकरीबन 72 करबला के शहीदों के बारे में अपनी तकरीर किए। लोगों की आंखें नम हो गईं। वहीं दूसरी तरफ पितरकुंडा पर मौलाना यूसुफ साहब ने अपनी तकरीर पर यह कहा कि हजरत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी पेश की, आज भी दुनिया उसको बेमिसाल कुर्बानी कहती है। शायद सात सिवानी अपने बेहतरीन कलाम पढ़ा। वहीं जुलूस पहुंचने पर अंजुमन वाडिया बनारस ने जुलूस का इस्तकबाल किया। जी के दिन करबला के शहीद जो 72 शुहदाए करबला 10 मुहर्रम को शहादत हुई थी हज़रत इमाम हुसैन का, आज परिवार करबला से मदीने रवाना हो रहा है। जिस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन ने 28 रजब सन 60 हिजरी में मदीने को छोड़ा था और करबला में आकर उस सरजमीन पर अपनी शहादत दे दिया। और आज शहादत के बाद आज हज़रत इमाम हुसैन ने दुनिया को एक पैगाम, अहिंसा का पैगाम दिया। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान पे अपनी शहादत दे के इस्लाम के परचम को बुलंद किया। आज जहाँ मस्जिदों में अजान हो रही है, नमाज हो रही है, वो हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की देन है कि आज हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दे के उम्मत को बचाया। और आज उन्हीं के जो एक प्रतीक आप देखेंगे अभी यहाँ पे हमारी जाएगी, हमारी पे दिखाता है, दर्शाया जाता है कि इसी तरीके से अली असगर का झूला जो उनके बेटे अली असगर थे, जनाब सकीना का कुर्ता और तमाम सामग्री जो सामान बचा था वो सामान आप ऊँटों पे देखेंगे, दुल्हना देखेंगे, अलम देखेंगे, ताबूत देखेंगे। नई सड़क स्थित गीता मंदिर पर पीएम मोदी द्वारा संबोधित मन की बात के 105वें संस्करण का आयोजन हुआ। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित पीएम मोदी जी द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम आयोजन नई सड़क स्थित गीता मंदिर गेट पर आयोजित हुई। मन की बात का यह 105वां संस्करण था। कार्यक्रम का नेतृत्व पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। मुख्य अतिथि भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चौरसिया, विशिष्ट अतिथि धीरेन्द्र शर्मा, कार्यक्रम संचालन महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्य, ओबीसी मोर्चा ने किया। पीएम के मन की बात में कहा कि देश की स्वतंत्रता से जुड़े अनेक बातों को बताते हुए चंद्रयान से जुड़े बातें, गीत संगीत, G20 और जर्मनी की दृष्टिहीन बालिका द्वारा भगवान शिव स्तुति करना, देश के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए खिलाड़ियों से बात करते हुए खेलों के बारे में उन्हें प्रेरित किया। मन की बात कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप गुप्ता, ओम प्रकाश यादव, मिठाई लाल यादव, प्रदीप जायसवाल, शंकर जायसवाल, जय किशन गुप्ता, राजेश दुबे, विजय गुप्ता, मंगलेश जायसवाल, गोपाल अलगू, आदित्य गोयनका आदि उपस्थित थे।
मोदी जी ने हमें चंद्रयान 3 के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में कि किस तरह से चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, G20 समिट के बारे में, तथा कहीं दूर विदेश में कोई बच्ची अगर स्तुति गाती है उसकी चर्चा करके उसका प्रोत्साहन करना, और देश की विलुप्त हुई नदियों को किस तरह से लोग जनता द्वारा उसको पुनर्जीवित करके उसका संरक्षण किया जा रहा है संबल में। इसकी चर्चा के साथ 2 अक्टूबर को स्वच्छता के लिए हम सबसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए अनेक जानकारी वाली बातों को बताते हुए आज का 105वां संस्करण हम सब ने सुना, जिससे हम सबको कई प्रेरणाप्रद बातें जानने को, समझने को मिली। सभी समितियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 27 नवंबर सोमवार को देव दीपावली का आयोजन किया जाएगा। काशी के गंगा घाटों एवं अनेकेशा देव मंदिरों, कुंडों, तालाबों में मनाया जाने वाला विश्वविख्यात देव दीपावली महोत्सव आयोजन करने के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन पंडित किशोरी रमण दुबे की अध्यक्षता में गंगा सेवा निधि के कार्यालय में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष पंचांग भेद के कारण 26 एवं 27 नवंबर को अलग अलग दिन पंचांगों में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का जिक्र है, किंतु देव दीपावली के इतिहास में परंपराओं पर दृष्टि डालने पर यह प्रमाण मिलता है कि इस प्रकार की समस्या एक बार पूर्व काशी नरेश महाराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी के समय में एवं गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्मृति शेष पंडित सत्येंद्र मिश्रा के समय में आई थी। तत्समय उन दोनों महानुभावों के विषय विशेष के विद्वानों से परामर्श के उपरांत उदय तिथि की पूर्णिमा जिस दिन पड़ती है उसी दिन देव दीपावली का आयोजन करने का निर्णय लिया था एवं उसी दिन देव दीपावली मनाई गई थी। जिस दिन प्रातःकाल स्नान दान की पूर्णिमा है उसी दिन सायंकाल दीपदान की परंपरा घाटों एवं कुंडों तालाबों पर है। जिस वर्ष भी 2 दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ी है उसी दिन उदयातिथि की ही पूर्णिमा वाले दिन ही देव दीपावली महोत्सव के आयोजन की परंपरा से दृढ़ रही है। यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन है कि उदयातिथि में दूर दूर से काशी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने वाले स्नानार्थियों श्रद्धालुओं का गंगा स्नान भी प्रातः काल होता है व सायंकाल भगवती माँ गंगा को दीपदान करके अपने गंतव्य को जाते हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कार्तिक मास पर्यंत आकाश दीप जलाने की भी परंपरा है। उसका भी समापन उदयातिथि की पूर्णिमा को ही होता है। इस प्रकार से इस परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी काशी में देव दीपावली महोत्सव एवं श्री गंगा जी की महाआरती का आयोजन 27 नवंबर सोमवार को आयोजित किया जाएगा। 27 नवंबर को ही सनातन संस्कृति के महापुरुष गुरु नानक देव जी की भी जयंती है। बैठक में पंडित किशोरी रमण दुबे, आचार्य वागीश दत्त मिश्र, पंडित सुशांत मिश्रा, पंडित बलराम मिश्रा, पंडित गोविंद शुक्ल, पंडित संजय कुमार पांडे, पंडित मनीष पांडे, दिनेश शंकर दुबे, हनुमान यादव के साथ ही विभिन्न घाटों पर देव दीपावली महोत्सव का आयोजन करने वाले संस्था से जुड़े लोग उपस्थित थे। जो कुछ पंचांगों के कारण, भिन्न मतों के कारण लोगों का मानना है कि 26 और 27, तो चूँकि ये काशी का एक बहुत बड़ा पर्व है, तो अभी हमारे बड़े भाई वागीश दत्त मिश्र जी ने इसका आपको बताया ही होगा कि हम सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग पुरातन समय से ही कोई भी तिथि होती है तो उसको उदय तिथि में ही मानते हैं। तो 27 तारीख को ही उदय तिथि का मान हो रहा है, तो इसलिए देव दीपावली उसी दिन सर्वसम्मति से माना जा रहा है। तो हम लोग उसी दिन महाआरती और देव दीपावली महोत्सव मनाएंगे। देव दीपावली महोत्सव में सहभागी होने के लिए पूरे दुनिया से लोग काशी आते हैं। काशी में ये जो मत भिन्नता की स्थिति थी ये काशी के पंचांगकारों के अनुसार थी। हम सब लोगों की परंपराएं जो है उस परंपरा का हम लोग अवलंबन करते हुए, उस परंपरा का अनुपालन करते हुए ही जो हमारे प्राचीन महापुरुष रहे हैं, जो पूर्वज रहे हैं, उनके जो इस क्रम में मार्गदर्शन है उसके हिसाब से हम लोग परंपराओं को दृष्टिगत करते हुए कार्तिक पूर्णिमा उदयातिथि के अनुसार देव दीपावली महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उस दिन गुरु नानक जयंती भी है, गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्य का दिन भी है और कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं काशी में, गंगा स्नान करती हैं और सायंकाल दीपदान करती हैं। तो उदयातिथि की पूर्णिमा की परंपरा पूर्व काशी नरेश महाराज विभूति नारायण सिंह जी के समय में एक बार संशय उत्पन्न हुआ था, तो उन्होंने विद्वानों से बात करके प्राप्त की थी। ये सर्वसम्मति से सभी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि परंपरागत रूप से जिस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा का जिस दिन स्नान रहता है, स्नान दान रहता है, उसी दिन संध्या काल में दीपदान का जो वो है उसको मान करके हम लोग जो हमारी परंपरा है, जो कि हम पिछले 24 वर्षों से जिस परंपरागत तरीके से, रीति से, रिवाज से इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं, इस वर्ष भी हम लोग 27 नवंबर
सोमवार को जो है देव दीपावली महोत्सव, भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन अर्चन, दशा घाटों पर दीपदान और भगवती माँ गंगा की महाआरती का जो है वो आयोजन करना सुनिश्चित हुआ है। डीयू में जीत का एबीवीपी बीएचयू के छात्रों ने ढोल नगाड़े की धुन पर जमकर डांस करके विजय उत्सव मनाया और कहा कि बीएचयू में भी छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में बीएचयू में विजय उत्सव का आयोजन परिसर के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। महिला महाविद्यालय चौराहे पर छात्र छात्राओं के समूह ने ढोल नगाड़े संग जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत का उत्सव मनाया। एबीवीपी महामंत्री पुनीत मिश्रा ने कहा कि यह सभी छात्रों की जीत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों की आवाज के लिए खड़ा रहता है और उसका यह परिणाम है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 3 सीटों पर जीत मिली है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों का हक है और इसे हर विश्वविद्यालय में करना चाहिए। राष्ट्रीय मंत्री साक्षी सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हमें ऐतिहासिक जीत मिली है और आज उसी का जश्न हम महामना की बगिया में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद जिस तरह से हर मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद करता है, आज उसी का परिणाम हम सभी के सामने आया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीएचयू सिंहद्वार से महिला महाविद्यालय चौराहे तक विजय उत्सव मनाया। ढोल नगाड़ी की धुन पर कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्सव मनाया। एबीवीपी बीएचयू इकाई अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हमें जीत मिली है और यह छात्र राजनीति का एक बड़ा मंच होता है। उन्होंने कहा कि बीएचयू में भी छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। पटेल धर्मशाला में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राज्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। वाराणसी के तेलियाबाग स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा राज्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस शामिल हुए। उन्होंने बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। उसी को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष ललित नारायण चौधरी, पार्टी के महासचिव हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में राज्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चहुओर विकास हो रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वहां तो हर व्यक्ति ही प्रधानमंत्री का दावेदार है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से चंद्रयान सूर्ययान की सफलता हुई है और G20 का सफल आयोजन और महिलाओं के सम्मान में 33% महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दिलाई है, हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का काम करेंगे और एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर हिंदुत्व को विश्वगुरु बनाने का कार्य करेंगे। 2024 का लोकसभा का चुनाव है। इंडिया गठबंधन के लोग चल रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई वैसा व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी जी के सामने में नहीं है। एक अनार है 100 बीमार है। जितना भी दल है उसके सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। हमारा ये कहना है कि देश में जब भी लोकसभा का चुनाव होगा, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म।
सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। इस्कॉन वाराणसी में राधा रानी का दिव्य प्राकट्योत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस्कॉन मंदिर में राधाष्टमी महोत्सव का शुभारंभ प्रतिष्ठित श्री श्री राधा गोपाल जी की मंगला आरती के साथ भोर में 4:30 बजे से हो गया। इसके पश्चात 7 बजे गुरु पूजन के साथ ही श्रृंगार आरती हेतु मंदिर के पट फिर से खोले गए एवं भक्तों को श्री श्री राधा गोपाल जी के नवीन सुंदर श्रृंगार के दर्शन हुए। पूरे दिन मंदिर परिसर में हरे कृष्ण संकीर्तन पर राधा कृष्ण के भक्त झूमते नाचते रहे। शाम 4 बजे आयोजित प्रवचन में श्रीमान रामकेशव प्रभु ने श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री चैतन्य चरितामृत पर आधारित श्रीमती राधा रानी को महिमा एवं राधा तत्व के रहस्यों पर प्रकाश डाला। इसके उपरांत इस्कॉन मंदिर परिसर में निर्माणाधीन वैदिक भारत सांस्कृतिक केंद्र के भूतल पर नृत्य कीर्तन और भजन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सायंकाल में प्रेम और श्रद्धा के भाव से भक्तों द्वारा श्री श्री राधा गोपाल जी के विग्रहों का गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद व अलग अलग प्रकार के फलों के रस सहित कुल 251 प्रकार की सामग्रियों से महाभिषेक किया गया। इस बार इस्कॉन वाराणसी कृष्ण भक्त युवतियों की टीम द्वारा किया गया हरे कृष्ण संकीर्तन आकर्षण का केंद्र रहा। महाभिषेक के पश्चात शाम 7 बजे ठाकुर जी की महाआरती हुई, जिसमें लगभग 3000 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महाभिषेक एवं महाआरती के उपरांत सभी श्रद्धालुओं को चरणामृत वितरित किया गया एवं इस्कॉन द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर की अद्भुत साज सज्जा और प्रसादम के लिए रजनी सिंह का सहयोग सराहनीय रहा। कार्यक्रम में संबिम समूह के दीपक मधोक एवं संतोष अग्रवाल बतौर विशेष अतिथि उपस्थित रहे। राधा अष्टमी महोत्सव को सफल बनाने के लिए मंदिर के अध्यक्ष श्रीमान अच्युत मोहन प्रभु के साथ मंदिर समिति के सदस्य श्री रसिक गोविंद प्रभु, साक्षी मुरारी प्रभु, मुरारी गुप्त प्रभु और उनकी टीम इस दौरान व्यवस्था एवं सेवाओं में सक्रिय रही। अष्टमी महामहोत्सव का तो राधाष्टमी राधा रानी का जो जन्म दिवस होता है उसको मनाते हैं और गौड़िया वैष्णविज्म में गौड़िया वैष्णव परंपरा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे लिए। और राधाष्टमी के अवसर पे अभी बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया जा रहा है और बहुत अच्छा अभिषेक किया जाएगा और उसके उपलक्ष्य में 3-4 घंटा कीर्तन किया जाएगा और हज़ारों लोगों के लिए महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा, जैसे हम हर बार करते हैं। अगर आप कोई भी हरे कृष्णा के त्यौहार में आए तो आपको कथा, कीर्तन और प्रसाद तीनों की तीनों चीज़ें मिलेंगी। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में श्री गणेश नवरात्रि महोत्सव के तहत चित्रकला व गायन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मानसरोवर घाट स्थित श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में आयोजित गणेश नवरात्रि महोत्सव के तहत रविवार को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें काशी के विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, कॉलेज से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर शारदा सिंह, विशिष्ट अतिथि मौसमी गुप्ता व विशिष्ट अतिथि सुबोध राय ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रतिभागियों में सिवान श्रीवास्तव, नीरज सिंह, कृतिका कुमारी, वर्तिका यादव, अविका, रितिका, सतीश, श्रुति, आशीष शिवानी, संस्कार, पल्लव, प्रियंका, अनुज, काजल, सरिता, अनमोल पांडे, खुशबू निषाद, अजय कुमार सहित 200 कलाकारों ने भाग लिया। कलाकारों ने इतने मनमोहक गणेश जी का चित्र बनाया कि मानो साक्षात गणेश भगवान स्वयं कागज के पन्नों पर उपस्थित हो गए हों। कार्यक्रम का संचालन ईशा दत्ता, मधु कुशवाहा, शोभित व ऋषभ शाह ने किया। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री व उनकी अर्धांगिनी उमा शास्त्री ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इसके पूर्व शनिवार को श्री गणेश नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत मंडप में भक्ति संगीत की धारा बही। गायन विधा के नवोदित साधकों ने सुरीले भजनों से विनायक के चरण पखारे। कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वर्ग की अलग अलग स्पर्धाओं में नवोदित गायकों ने सुरीली प्रस्तुतियां दी। संगीत के उदीयमान कलाकारों ने गणपति वंदना की रचनाओं के अलावा सूफी संगीत में पगे कई गीत भी प्रस्तुत किए। मानवी वर्मा, अनुष्का चटर्जी, इशिका जायसवाल, वरुण पांडे, आशुतोष श्रीवास्तव, शशि कुमार, अप्रतिम द्विवेदी, सुजीत यादव की भावभीनी प्रस्तुतियां सराहनीय रही। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित नमिता टंडन, डॉक्टर सुनील मिश्रा, आनंदमयी व चंद्रनाथ मुखर्जी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया।
लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में धूमधाम के साथ भगवान गणेश का छठी महोत्सव मनाया गया। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में शनिवार को धूमधाम से छठी महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भगवान प्रथमेश को 56 प्रकार के भोग लगाए गए। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के ख्यातिलब्ध कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए देर रात तक भजनों की सत्ता बहाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर दरबार में मत्था टेका व सुख समृद्धि की कामना की। नमामि गंगे ने गंगा किनारे साफ सफाई कर विश्व नदी दिवस मनाया और लोगों से कचरा मुक्त गंगा घाट की अपील की। हमारे जीवन के अभिन्न अंग नदियों को बचाने का आह्वान करते हुए नमामि गंगे के सदस्यों ने 24 सितंबर विश्व नदी दिवस के अवसर पर 80 घाट के गंगा तट की सफाई की। कचरा मुक्त गंगा घाट की अपील करते हुए गंगा किनारे बिखरे कूड़े कचरे को बटोर कर कूड़े तक पहुँचाया। स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया। नदियों के महत्व को समझकर नदियों के संरक्षण को संस्कार में शामिल करने का आग्रह किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने लाउड स्पीकर से जागरूकता करते हुए कहा कि विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित, पुष्पित और पल्लवित हुई हैं। विश्व नदी दिवस के अवसर पर हम सभी हमारी नदियों को साफ और स्वच्छ रखने का प्रण लें। प्रकृति ने हमारे देश को गंगा और यमुना जैसी पवित्र और महत्वपूर्ण नदियां दी हैं। यदि हम वास्तव में उनका सम्मान करते हैं तो उनकी देख रेख करें और कभी उन्हें गंदा नहीं करें। हमारी संस्कृति हमें नदियों सहित प्रकृति की पूजा करना सिखाती है। कहा कि आइए हम देश के जीवन रेखा अपनी नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाएं और उनके सार संभाल करें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, विकास तिवारी, सोनू, सोनाक्षी मिश्रा उपस्थित रहे। कूड़े कचरे जो कि गंगा किनारे मौजूद थे उनको उठाकर कूड़ेदान तक समर्पित किया है और कचरा मुक्त गंगा घाट, कचरा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाया है। हमें यहाँ प्रण लेना है कि विश्व नदी दिवस के अवसर पर कि हमें अपनी नदियों के किनारे कोई गंदगी नहीं होने देना है। हमें यहाँ संकल्प लेना है कि गंगा किनारे, गंगा के घाटों पर कोई गंदगी ना हो, कोई कूड़ा कचरा ना फैला रहे, पॉलिथीन का हम प्रयोग ना करें। ऐसी अनेक वस्तुएं जो गंगा को प्रदूषित करती हैं, जैसे कपड़े हैं, कई प्रकार की सामग्रियां हैं जो गंगा में हम विसर्जित करते हैं, वह ना करें। सामाजिक संस्था नई सुबह एक उम्मीद महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति के संयुक्त तत्वाधान में भदैनी वार्ड में स्थित रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली पर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। महिलाओं को जागरूक करते हुए ममता ने बताया कि वर्तमान समय में महिलाओं को हर प्रकार के हक और अधिकार सरकार के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन बस्तियों में आज भी महिलाओं को उन सभी अधिकारों की जानकारी नहीं है। इस वजह से संस्था द्वारा गठित आगाज महिला संगठन के द्वारा हर वार्ड की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही योजना के विषय में जागरूक करने, सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन महिलाओं को सरकार के द्वारा मिले 33% आरक्षण के विषय में भी जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि वर्तमान समय में हर जगह पर महिलाएं पुरुषों के बराबर अधिकार रखती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। फिर चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा, हर जगह वह स्थान प्राप्त कर सकती हैं और इसके द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक हर प्रकार की स्थिति में सुधार हो पाएगा, जिससे कि वह समाज के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी। समाज सेविका संध्या पांडे ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार के क्षेत्र में आगे आकर सरकार के द्वारा दिए जा रहे प्रधानमंत्री स्वनिधि रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार करके अपने आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती हैं। संस्था के विजय कुमार ने उपस्थित सभी महिलाओं को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि हमारे देश के निपुण और परंपरागत कामगारों के लिए यह योजना है। इनके माध्यम से हमारे देश के परंपरागत कार्य करने वाले मजदूर जैसे दर्जी, राजमिस्त्री, मोची, टोकरी, बुनकर, लोहार, सोनार आदि वर्ग के लोग इसके माध्यम से अपने रोजगार को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं।
इस जागरूकता कार्यक्रम में कुसुमलता सिंह, मंजू आंगनवाड़ी, संगीता आंगनवाड़ी, विजय लक्ष्मी गुजराल, अर्चना गुप्ता, लक्ष्मी देवी, कृष्णा देवी, मंजूलता, सुनीता देवी, अनीता, शीला, रूपा गुप्ता, शकुंतला देवी, रिंकी, आकांक्षा, राजकुमारी, रामवती आदि महिलाएं उपस्थित रही। महिलाओं को रोजगार जो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो योजना मिली हुई है, उससे इन महिलाओं के आर्थिक स्थिति में क्या सुधार आएगा, उनकी स्थिति में क्या विकास होगा और आगे वो कैसे बढ़ सकेंगी, इसके विषय में महिलाओं के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसके अंतर्गत महिलाओं को ये भी बताया गया कि 33% उनको आरक्षण सरकार की तरफ से मिले हैं, उसका लाभ उनको कहाँ कहाँ होना है, उनकी आर्थिक स्थिति में इसके माध्यम से कैसे वो सुधार कर सकती हैं, चाहे वो इंजीनियर का क्षेत्र हो, डॉक्टर का क्षेत्र हो या साइंटिस्ट का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पे महिलाएं अपने परचम को न लहराएं। इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के आज महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया गया और महिलाओं ने भी यह संकल्प लिया है कि इस जो आरक्षण हमको 3 दशकों बाद मिला हुआ है, इसका लाभ उठा करके हम सभी महिलाएं आगे बढ़ेंगे और अपने देश के विकास में, उसके हित के विकास में हम अपना पूरा योगदान देंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दें इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।